हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर, जहां पर आप सभी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी के लिए जुड़ते हो। हर रोज कहीं ना कहीं क्लासेस भी होती है। उसी कड़ी में आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स का एग्जाम होने जा रहा है 16 फरवरी को। आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि मैम 30 दिन की स्ट्रैटेजी तो आपने हमें बताई थी, लेकिन हमने ठीक ठाक उसमें तैयारी करी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं करी है तैयारी। अब 20 दिन में हम क्या कर सकते हैं, हमें ये भी जरा बताइएगा। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें समय कम मिल पाता है किसी भी रीजन की वजह से, है ना। वो चाहे आलस ही क्यों ना हो, आलस की वजह से भी समय उनके पास कम मिल पाता है। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं उन्हें लगता है कि इस बार हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, अगली बार के लिए प्रिपरेशन करेंगे। अब इस बार आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो क्या जरूरी है कि अगली बार आपकी तैयारी हो जाएगी? इम्पॉसिबल, क्योंकि एमपीपीएससी ने बहुत टाइम पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि आपका एग्जाम 16 फेब को होगा। भले ही जनवरी में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है, लेकिन एमपीपीएससी ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि आपका जो एग्जाम है वो 16 फरवरी को होगा। अब आप लोग सीरियस नहीं थे, इसमें किसी की क्या गलती? सीरियस तो आपको होना पड़ेगा, सिलेक्शन तो आपको लेना है, भविष्य तो आपको अपना सुधारना है ना। आपका भविष्य है, आपका भविष्य आपके हाथ में, आपका भविष्य कोई सुधार नहीं सकता। केवल आपके माँ बाप भी केवल आपको प्रेशर दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन केवल आपको समझा सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो ये खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और उसे करने के लिए आप कितने प्रयत्नशील हो ये कहीं ना कहीं आप पर ही निर्भर करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो चाह रहे हैं कि या तो एग्जाम टल जाए। तो भाई, जब अभी तक आपने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी तो एग्जाम टलेगा। अगर मान लो 1 हफ्ता टल गया या 1 महीना टल गया तो अब आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार तैयारी नहीं हो पाई है, प्रीलिम्स पास करके भी क्या करेंगे, मेंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे, तो भी आपकी तैयारी नहीं हो सकती। जब आपने अभी तक मेंस नहीं पढ़ा, प्रीलिम्स नहीं पढ़ा, तो आगे आने वाले समय में क्या भरोसा है कि आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी? जरूरी नहीं है ना। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि 16 फरवरी के लिए कमर कस के अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। टारगेट उनका सिर्फ एक है अभी फिलहाल, वो है 16 फरवरी, और समय उनके पास कम बचा है। डर तो देखो, परीक्षा शब्द ही ऐसा है कि परीक्षा सुनते ही डर मन में बैठ जाता है। तो डर हर किसी के मन में होता है, और जिन्होंने तैयारी बहुत ज्यादा की हुई होती है, खूब पढ़ा होता है, उनके मन में और ज्यादा डर होता है। कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं उनके मन में कंफ्यूजन कैसा, उनके मन में डर कैसा? जिन्होंने पढ़ा है उन्हें डर होगा कि भाई इतनी मेहनत करी है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात, कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूं मैं आप सभी के। आप लोगों का कहना था कि पोस्ट बहुत कम आई है, क्या पोस्ट बढ़ेंगी या एग्जाम डेट जो है रीशेड्यूल होगी? क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में एक न्यूज वायरल हो रही थी कि एग्जाम डेट बढ़ेगी। तो पोस्ट की जहां तक बात है तो अभी हम कह सकते हैं कि हाँ, पोस्ट बढ़ सकती है, क्योंकि एमपीपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद भी, फॉर्म फिल करवाने के बाद भी पोस्ट इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी जो एग्जाम की डेट है वो पोस्टपोन होगी, तो मुझे नहीं लगता। अभी फिलहाल देखो, संभावनाएं तो हर एक चीज में होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी जो डेट एग्जाम की वो पोस्टपोन होगी। आप 16 फरवरी मान के ही प्रिपरेशन करिएगा। अब अगर हम 16 फरवरी, टारगेट हमारा 16 फरवरी है, अगर 16 फरवरी कोई एग्जाम डेट माना जाए तो आपके पास मोटा मोटा बचे हुए हैं 20 दिन। आपके पास सिर्फ 20 डेज बचे हुए हैं। अब 20 दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे करें? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है, पहले प्रीलिम्स 1-2 बार उनका निकला हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा है ना, यानी थोड़ा बहुत पढ़ा है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब पढ़ लिया है। अब उन्हें केवल और केवल रिवीजन करना है, क्या करना है? रिवीजन करना है ना। अब देखो, क्योंकि हमारे पास लास्ट के अंतिम के 20 डेज है, लास्ट के हमारे पास 20 डेज है।
20 डेज बचे हुए हमारे पास। 20 डेज में मैं यूं तो नहीं कहूंगी कि आप मोटी मोटी किताबें लेके बैठ सकते हो, आप पढ़ सकते हो, या आप एमपीजी के या जितने सिलेबस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स की किताबें ला करके आप पढ़ सकते हो। मैं यूं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता 20 दिन में। जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है वो भी मोटी मोटी किताबें अब नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास समय नहीं है। तो 30 दिन कि जब मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी वहां मैंने कैटेगराइज कर दिया था बच्चों को, है ना, कि जिनकी तैयारी है जिनकी तैयारी नहीं है वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर मैं सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आप क्या करो, ध्यान से सुनते रहना। आप क्या करो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिन्होंने सब पढ़ लिया है, उन बच्चों को रिवीजन करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। आप रिवीजन 10 यूनिट्स के कर सकते हो, आप 10 यूनिट्स के रिवीजन कर सकते हो। याद रखिएगा 1 to 10, 1 से 10 यूनिट्स के आप टोटल रिवीजन कर सकते हो, है ना। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको मैं कहना चाहूंगी अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले 20 दिन बचे हैं आपके पास, एमपीजीके को रट लो। एमपीजीके को रट लो। एमपीजीके से 40 से 45 क्वेश्चंस आने हैं। अब मैं 100% तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आपने 85 to 90% क्वेश्चंस भी हल कर लिए तो आप अच्छा स्कोर करोगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एक एक नंबर मायने रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप एमपीजीके रट लो। एमपीजीके रटने से क्या होगा, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट, यूनिट नंबर 4 कंप्लीट, यूनिट नंबर 5 का आधा लगभग कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नंबर 6 का कुछ पार्ट हो जाएगा, और यूनिट नंबर 10 का कंप्लीट, 10 लगभग कंप्लीट हो जाएगी, है ना। यहां पर अगर टोटल देखा जाए तो 1 2 दोनों को मिला के 3, और ये 4 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो रही है। 40 से 45 क्वेश्चंस यहां से आने, नंबर नहीं, 40 से 45 क्वेश्चंस यहां से आने। 85 to 90% क्वेश्चंस आप हल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एमपीजीके को रट डालो, जैसे भी हो पाए आप इसे रट डालो। उसके बाद आप यूनिट नंबर 8 को उठा लो। यूनिट नंबर 8 के अंदर आपको पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट नंबर 8 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको नेशनल इंटरनेशनल भी पढ़ना पड़ेगा और आपको एमपी का करंट भी पढ़ना पड़ेगा। इन 20 दिनों में एमपीजीके के साथ साथ आप ट्राई करो हर रोज 2-2 घंटे निकालकर या 3-3 घंटे निकालकर करंट जरूर पढ़ो। करंट की, नेशनल इंटरनेशनल करंट की एक बड़ी पतली सी किताब आती है स्पीडी, आप स्पीडी उठाओ और शुरुआत के जो पन्ने हैं आप देख लो कहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये एनालिसिस पहले ही कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। शुरुआत के जो पन्ने हैं, है ना, किसकी नियुक्ति हुई है, वन रिपोर्ट वगैरह है, आर्थिक सर्वेक्षण, खनिज में कौन सा राज्य अग्रणी है, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य अग्रणी, ये सारा जो डेटा है आप रट डालो। एमपी करंट के लिए आप कोई भी किताब, अच्छी सी किताब ले लो, कोई भी अच्छी सी किताब ले लो और इसे रट जाओ। मैं बोल रही हूं रट जाओ, ठीक है। यहां से लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इधर लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमपीजीके से 40 से 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स से 9 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसा मान सकते हैं ना, राउंड फिगर 50 क्वेश्चंस, ठीक है। 50 क्वेश्चंस की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, 50 क्वेश्चन की काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 50 क्वेश्चन में से मैं मानती हूं 45 क्वेश्चन भी अगर आपने सही करे, 43 क्वेश्चंस भी अगर आपने सही करे, नहीं 45 तो 43 क्वेश्चंस भी आपने सही करे, है ना। 50 क्वेश्चन की तैयारी आप यहां पर कर रहे हो। इसके अलावा बचे हुए 50 में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, बचे हुए 50 में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अब तो देखो इतना समय है नहीं कि मैं आपको बोलूं कि लूसेंट पढ़ो। लूसेंट का कुछ कुछ पार्ट आप पढ़ लो, कैसे भी करके लूसेंट का कुछ कुछ पार्ट आप पढ़ लो। जैसे लूसेंट से आप कुछ मत पढ़ो आधुनिक भारत, इतिहास का कोई भी पार्ट मत पढ़ो। तैयारी कर रहे हो तो कभी ना कभी इतिहास पढ़ा होगा, एंशिएंट मिडाइवल से ठीक ठीक क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कर लोगे। आधुनिक भारत वाला पार्ट आप यहां पर पढ़ लो। आधुनिक भारत में भी आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत में भी जो कृषक आंदोलन हुए हैं, जो आदिवासी आंदोलन हुए हैं,
है ना, चाहे वो खासी आंदोलन हो, खासी विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, है ना, चुआर हो, सन्यासी हो, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कृषक आंदोलन पढ़ने हैं, जैसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, जैसे नील विद्रोह है ना, कूका विद्रोह है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक यानी समाज में सुधार करने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं वो पढ़ लो, और जो गांधी जी के आंदोलन है वो पढ़ लो, गांधी जी के आंदोलन पढ़ लो। अगर ये 3 टॉपिक भी मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट कर लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। तो अगर 4 आ रहे हैं तो कम से कम 2 तो कर पाओगे। बाकी 50 क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो गई है, बचे हुए हैं 50 में से मॉडर्न हिस्ट्री आप कर लोगे। ठीक है, 50 में से मैं ऐसा मान के चलती हूं कि 15 से 20 क्वेश्चंस तो आप इतने इजी आएंगे कि 15 से 20 क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो। कभी ना कभी पॉलिटी पढ़ी होगी, कभी ना कभी इकोनॉमी पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ी होगी, अगर आपका सब्जेक्ट ही बायोलॉजी रहा है तो बायोलॉजी पढ़ी होगी, कंप्यूटर पढ़ा होगा, कंप्यूटर से बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे, 43 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे, काउंट करते हुए चलते, 43 इधर हो जाएंगे और मैं इधर से 15 मान के चलती हूँ, ये हो गए। और हिस्ट्री से मान लो अगर 5, मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चंस आपने मॉडर्न हिस्ट्री के कर लिए। ठीक है, अब यहां पर ट्राई करो कि जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, कंप्यूटर वाले पार्ट में जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे W3C का फुल फॉर्म आया था पिछली बार, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। MPEG का फुल फॉर्म आया था, उसे पढ़ लीजिएगा। और कंप्यूटर में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, है ना। तो कंप्यूटर में अगर 10 क्वेश्चन मान लो यूनिट नंबर 9 से आ रहे हैं, 10 में से क्या 5 क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते? 5 क्वेश्चंस तो कर सकते हो, कर लेना। नहीं कर सकते हो तो कर लेना। परीक्षा मंथन उठाना या कोई भी बुक आपके पास जो भी किताब हो आप उठाना और उसे आप मतलब आप सिलेबस में देखना कौन सा टॉपिक है। जैसे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है तो थोड़ा सा कंप्यूटर की पीढ़ियां वगैरह देख लीजिएगा, कंप्यूटर के प्रकार देख लीजिएगा, इंटरनेट वाला पार्ट देख लीजिएगा। मैं कंप्यूटर में भी आपको बता देती हूँ क्या क्या देखना है। कंप्यूटर में थोड़ा सा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान देख लीजिएगा, साथ ही साथ थोड़ा इंटरनेट वाला पार्ट देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बाकी AI तो आपके सिलेबस में है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना ही है। अगर ये 3 भी कर लिए तो काफी सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, 10 में से 5 से 6 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। ठीक है, फिर बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस बायोलॉजी के रहते हैं और ऐसे ही 3 क्वेश्चंस तक एनवायरमेंट से रहते हैं। तो एनवायरमेंट और बायोलॉजी दोनों लूसेंट में दिया हुआ है, तो कोशिश करना एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार सरसरी निगाहों से उन चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो लगभग 5 क्वेश्चन बायोलॉजी और एनवायरमेंट से तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप ना ट्राई करो कि जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसे जरूर कर लो। एक काम और कर लीजिएगा, जैसे जो करंट अफेयर्स की मैंने बात करी है, करंट अफेयर्स में जो अवार्ड्स मिलते हैं, स्पेशली जैसे मध्य प्रदेश में खेलों के क्षेत्र में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, खेलों के क्षेत्र में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, एक मैं यहां पर खेलों के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं, खिलाड़ी और उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ना, खिलाड़ी का नाम और उस खिलाड़ी का संबंध किस क्षेत्र से है ना। इसी तरह से भारत के अंदर खेल के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मध्य प्रदेश वाले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे विक्रम अवार्ड है, विश्वामित्र है, तो ये सारे अवार्ड्स किससे दिए गए हैं, वो किस खेल से संबंध रखता है वो खिलाड़ी, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये हो गया। दूसरा, वन रिपोर्ट आपको जरूर पढ़कर जाना है, भारत की भी मध्य प्रदेश की भी, ये आप बना लीजिए, लिख लीजिए, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। भारत की भी वन रिपोर्ट पढ़ के जानी है, 2023 वाली लेटेस्ट, क्योंकि अभी आई है थोड़े दिन पहले, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। तो भारत और मध्य प्रदेश दोनों की वन रिपोर्ट पढ़ के जाना है। आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक सर्वेक्षण जरूर कवर कीजिएगा। इसके अंतर्गत किस खनिज के मामले में है ना, खनिज जरूर कीजिएगा। खनिजों का भंडारण कहाँ है सबसे ज्यादा, किस राज्य में, और कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। जनगणना जरूर पढ़ के जानी है, एमपी की भी और इंडिया की भी, मध्य प्रदेश की जनगणना भी और भारत की जनगणना भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसी प्रकार से कुछ एक दो टॉपिक्स और हैं जो कि आपको जरूर पढ़ के जाने, इसे नोट कर लीजिएगा। यहां से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, जरूर, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है कि अगर नहीं पढ़ा है तो गलत, तुक्का लग गया तो अलग बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो गलत करके आओगे। पढ़ोगे तो 100%, अगर ढंग से पढ़ लोगे जितने क्वेश्चंस आएंगे 100% क्वेश्चन सही करके आओगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं श्योर हूं कि आप क्वेश्चंस गलत करके आओगे। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए, उन्हें भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो भी क्वेश्चंस छूट रहे हैं थोड़ा सा अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए उन क्वेश्चंस को जरूर करके आइएगा। अगर तुक्का आपने 20 क्वेश्चंस में लगाया है तो प्रोबेबिलिटी है कि 8 से 10 क्वेश्चंस तो सही हो ही जाएंगे, अगर किस्मत ज्यादा खराब ना हुई तो, है ना। 20 में से 8-10 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे। इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है उन्हें तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, और आपने भी पढ़ने के दौरान अगर इन टॉपिक्स को छोड़ दिया है तो इन टॉपिक्स को जरूर कवर करके जाइए, अदरवाइज क्वेश्चंस छूट जाएंगे। यहां से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट लगा रहे हो, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो टेस्ट सीरीज से डरना मत, टेस्ट सीरीज को लगातार रखना। 20 दिन है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज को लगातार रखना। ये मत सोचना कि मेंस के लिए टेस्ट ज्यादा जरूरी होते हैं, प्रीलिम्स तो आ गया है, टेस्ट सीरीज हम छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, है ना। ये घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज छोड़ोगे तो चाह कर भी शायद उतनी स्पीड से आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर स्पीड पकड़नी है तो टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यू रहने दो। बाकी टेस्ट में जो भी स्कोर आपका हो रहा है, स्कोर बढ़ाने की कोशिश करो। 20 दिन है, पर्याप्त दिन माने जाते हैं, स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं टेस्ट सीरीज में बहुत कम स्कोर है, और पहले टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज बढ़िया होती है जो कि बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर ली जाती है, जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर होती है, वो टेस्ट सीरीज बढ़िया होती है। आप देखिएगा क्या वो टेस्ट सीरीज एग्जाम के पैटर्न पर है, जिस तरह से एमपीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है उसी पैटर्न पर है। अगर हाँ है तो भी आपका स्कोर कम हो रहा है तो सोचने वाली बात है, मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। और अगर उस पैटर्न पर नहीं है और आपका स्कोर जो है कम हो रहा है ना, या तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और आपका स्कोर बढ़ रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। और अगर कम हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहो और पिछले पेपर्स देख लेना, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, 3-4 सालों के पेपर भी उठा के उसे भी सॉल्व कर लेना, कि देखना कि कहीं से क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे हैं। मतलब हर साल जहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्या ऐसा कोई पार्ट बचा तो नहीं जहां से मैंने पढ़ा ना हो, ये चीज आप जरूर देख लेना। बाकी आपको जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और आपको जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, उन्हें मैंने बता दिया है कि एमपी तो रट डालो, एनी हाउ एमपी आपको रट जानी चाहिए। करंट पढ़ लो, लूसेंट में कुछ कुछ पार्ट पढ़ लो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, एनवायरमेंट पढ़ लो, ठीक है। और अगर हो सके तो कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ लेना। कोशिश करना कि मोटी मोटी किताबें मत पढ़ना, नया कोई कंटेंट पढ़ने से बचना, मोटी किताबों से बचना, मोटी किताबों से बचना। ऐसी किताब अगर आपके सामने है, बहुत पतली सी है, सारा कंटेंट है और अभी तक आपने वो पार्ट तैयार नहीं किया है, तो आप उसे पढ़ सकते हो। लेकिन मोटी मोटी किताबें लेकर नहीं बैठना कि मैम ने मॉडर्न हिस्ट्री का बोला है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम ऑथेंटिक बुक लेकर आते हैं, यूनिक पब्लिकेशन लेकर आते हैं, एनसीईआरटी लेकर आते हैं और हम पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, घातक सिद्ध हो सकता है। बाकी इतना काम आप अगर कर लेंगे तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के बहुत करीब चले जाओगे और हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा तो मिठाई जरूर खिलाने आना, और केवल प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में, इंटरव्यू, है ना, तीनों स्टेजेस जब आप पार कर लो तो मिठाई जरूर खिलाने आना। तो इसी के साथ एमपीपीएससी के हर एक पड़ाव पर
हर एक पड़ाव के ऊपर जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसके लिए एमपीपीएससी उत्कर्ष आप सभी के साथ है हमेशा। और इस 26 जनवरी एमपीपीएससी उत्कर्ष मना रहा है तिरंगा महोत्सव। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप पर जो है उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको सभी कोर्सेज पर मिलेगा अच्छा खासा डिस्काउंट, जहां पर एमपीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिल रही है। प्लस अगर आप अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। तो अगर आपको भी एनरोल करना है तो आप उत्कर्ष का ऐप इंस्टॉल कर लें, वहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी काम आए। और 16 फरवरी को जिस दिन आप एग्जाम दे करके आओ तो ज्यादा नहीं, आप मुझे याद जरूर कर लो कि मैम ने बोला था और हमने किया है। और मैं भी यही आशा करती हूँ कि आप सभी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी नहीं करी है और प्रीलिम्स एग्जाम में अपना जो है सिलेक्शन या अपना जो रोल नंबर है, आपका रोल नंबर आप वहां पर देख पाओगे, क्योंकि इस बार शायद कट ऑफ भी नहीं बताया जाएगा और ना ही ओएमआर शीट आपको दिखाई जाएगी, सिर्फ रिजल्ट आपको शो किया जाएगा। तो बस मिलते हैं अगले किसी सेशन में। ऑल द बेस्ट 16 फरवरी के लिए। थैंक यू सो मच।